नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 21 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम बहस हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने केंद्र सरकार से सीधा सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट को संविधान का पहरेदार होना छोड़ देना चाहिए और चुपचाप बैठे रहना चाहिए, जबकि राज्यपाल सालों साल तक राज्य विधानसभा द्वारा पास किए गए बिल रोक कर रखते हैं और जनता की लोकतांत्रिक इच्छा को नजरअंदाज कर देते हैं। चीफ जस्टिस एक 5 जजों वाली बेंच का नेतृत्व कर रहे थे। मामला ये था कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने कई अहम बिल लगभग सालों तक अपने पास दबा कर रखे बिना कोई कारण बताए। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को जो फैसला दिया था तमिलनाडु राज्यपाल वाले केस में, उसमें हद पार कर थी। कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को समय सीमा में बांध दिया। तमिलनाडु राज्यपाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति कोई बिल लंबे समय तक रोकते हैं तो ये मामला राजनीतिक तरीके से हल होना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलकर इस पर दबाव डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी NJAC वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबको अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। देश की व्यवस्था किसी एक के ऊपर नीचे नहीं चलती। मेहता का कहना था कि समय सीमा तो किसी कलेक्टर जैसे प्रशासनिक अफसर पर लग सकती है, लेकिन गवर्नर या राष्ट्रपति पर नहीं। राज्यपालों के द्वारा बिल लटकाए जाने वाले मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अगर कोई समय सीमा ही ना हो तो बिल हमेशा के लिए अटका रह जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि राज्यपाल बस बिल पर बैठे रहें और कुछ भी ना करें? तो फिर आगे क्या होगा? इसके बाद मेहता ने जवाब दिया, केवल 2-3 राज्यों ने ही राज्यपाल की शिकायत लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये कोई बड़ी बाढ़ जैसी समस्या नहीं है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत बोले कि राज्यपाल का रवैया हर राज्य में अलग अलग है। क्या आप केंद्र सरकार की ओर से ये कहना चाहते हैं कि अगर राज्य किसी राज्यपाल की शिकायत करे तो भी वो कोर्ट नहीं आ सकता? मेहता ने फिर कहा, अदालत राष्ट्रपति और राज्यपाल पर 3 महीने की समय सीमा नहीं थोप सकती। फिर चीफ जस्टिस गवई ने सख्त और कड़ी टिप्पणी की। सीजेआई गवई ने कहा कि अगर कोई गलती रही है तो इसका इलाज होना चाहिए। ये अदालत संविधान की रखवाली करने वाली है। उन्होंने केंद्र के तर्क को मानते हुए कहा कि हम समझते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी टाइमलाइन में नहीं बांधना सही है, लेकिन ये भी मंजूर नहीं कि कोई राज्यपाल 4 साल तक बिल पर बैठे रहें और कुछ ना करें। फिर लोकतंत्र का क्या होगा? राज्य विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास हुए बिल का क्या होगा? क्या राज्यपाल इतने ताकतवर हैं कि वो चुनी हुई विधानसभा को नकार दें? चीफ जस्टिस ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी 42 में संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था, जिसमें न्यायिक समीक्षा की ताकत की सीमित की गई थी। उस समय कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है, तो अब कैसे कहा जा सकता है कि राज्यपाल की निष्क्रियता पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता? गुरुवार को चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने कहा कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। उन्होंने ये बात दिल्ली में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन 2025 से जुड़े एक कार्यक्रम में कही, जिसे चिंतन रिसर्च फाउंडेशन यानी CRF ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया था। चीनी राजदूत ने कहा कि असल में आतंकवाद पूरी दुनिया का दुश्मन है। सिर्फ चीन और भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है। इसलिए हमें अब मिलकर आतंकवाद से लड़ना चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि आतंकवाद को जड़ से कैसे खत्म किया जाए। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने अमेरिका के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल अमेरिकी सरकार ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का टैक्स लगा दिया है और आगे और भी बढ़ाने की धमकी दी है। इस पर चीन ने साफ कहा, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अगर चुप्पी साध ली जाए तो दबंग और हिम्मतवर हो जाता है। चीन इस मामले में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। चीन के राजदूत ने जोर देकर कहा कि भारत और चीन की साझेदारी सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े 2 पड़ोसी देशों के लिए एकता और सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। भारत और चीन की दोस्ती पूरे एशिया के लिए फायदेमंद है। दोनों मिलकर एशिया की अर्थव्यवस्था के लिए डबल इंजन की तरह हैं। भारत चीन की एकता से पूरी दुनिया को फायदा होगा। भारत और चीन की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में बराबरी और संतुलन वाला बहुध्रुवीय सिस्टम बनाने में आगे बढ़कर नेतृत्व करें।
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत और रूस के रिश्तों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई। पुतिन से मिलने से कुछ घंटे पहले ही जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ लंबी बातचीत की थी। इस बातचीत का ज्यादातर ध्यान दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने पर था। जयशंकर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हम मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भारत रूस के रिश्ते सबसे स्थिर और मजबूत रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वो इस बात से हैरान है कि वास्तव में अमेरिका से नई दिल्ली की तेल खरीद बढ़ गई है। जयशंकर की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। रूस की राजधानी मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा, हम रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े ग्राहक नहीं हैं, ये तो चीन है। जयशंकर ने आगे कहा, अमेरिकी सरकार ने पिछले कई सालों से खुद कहा है कि हमें दुनिया के ऊर्जा बाजार यानी एनर्जी मार्केट को स्थिर बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। वैसे हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और ये खरीदारी अब और बढ़ गई है। तो सच कहूं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तर्क में आखिर समस्या कहां है जिसका आपने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आवारा कुत्तों पर अपना फैसला सुनाने जा रहा है। यह फैसला उस पुराने आदेश से जुड़ा हुआ है जिसमें दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने की बात कही गई थी। अब आज अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। शुरुआती आदेश में कहा गया था कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए। इस आदेश के बाद राजधानी क्षेत्र में तेज विरोध प्रदर्शन हुए थे। कई सामाजिक संगठनों, पशु प्रेमियों और आम नागरिकों ने इसे कठोर और अमानवीय बताया था। 2019 में किसानों, छोटे कारोबार और घरेलू उद्योग की चिंता में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप RCEP से बाहर हो गया था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। RCEP एशिया के देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है जिससे आपका व्यापार आसान और सस्ता हो जाता है। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है जिसमें 15 देश शामिल हैं और ये 2025 में वैश्विक GDP का 32% हिस्सा रखता है। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव और चीन से रिश्तों में नरमी के बीच भारत दोबारा इस समूह से जुड़ने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आंतरिक चर्चा शुरू कर दी है और असर का आकलन करने की जिम्मेदारी RIS नामक संस्था को दी गई है। चीन ने हाल ही में भारत पर लगे कुछ निर्यात प्रतिबंध हटाए हैं और निवेश नियमों में ढील की बात हो रही है। PM मोदी जल्द ही चीन जाकर SCO समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को फोन किया और NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। ये जानकारी गुरुवार को पार्टी नेता संजय राउत ने दी। भाजपा नेतृत्व वाले NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज B सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। अखिलेश यादव भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वो 28 अगस्त को सीतामढ़ी में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। अखिलेश के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मंच पर रहेंगे। कांग्रेस का दावा है कि अखिलेश की मौजूदगी से आंदोलन और मजबूत होगा। इसका उद्देश्य चुनाव आयोग पर दबाव और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना बताया जा रहा है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, खासकर 40 साल से कम उम्र में। सबसे बड़ा अंतर स्थायी रूप से शिफ्टेड कैटेगरी में दिखा, जहां 62% महिलाएं और 38% पुरुष बाहर किए गए। 18 से 29 और 30 से 49 साल की उम्र वाली महिलाओं का नाम कटने की दर पुरुषों से कई गुना ज्यादा रही। अनुमान है ये ज्यादातर शादी के बाद राज्य से बाहर जाने वाली महिलाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन GST स्लैब यानी टैक्स में कटौती की घोषणा लाल किले से की थी, उस पर मंत्रियों के पैनल ने मुहर लगा दी है। मंत्रियों के समूह यानी GOM ने केंद्र के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें मौजूदा 12% और 28% GST स्लैब को खत्म करने और इसे 2 स्लैब यानी 5% और 18% में बदलने की बात कही गई है। इसका सीधा मतलब है कि 12% और 28% GST स्लैब में आने वाले सामानों को अब 5% और 18% स्लैब में डाल दिया जाएगा। इसमें कई सामानों के दाम कम होने के आसार हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि कौन से सामान को किस स्लैब में डाला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.